सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर बेसिकली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में यहां से जरूर आपके पास केस स्टडीज आएंगी और सारे जो प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या होती है, बेसिकली प्रिंसिपल्स होती हैं ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस जो हर मैनेजर को फॉलो करनी होती हैं व्हाइल मेकिंग द डिसीजन। जब भी कोई मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो उन मैनेजर्स को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं और उन्हीं जर्नल गाइडलाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। अगर मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे एडवांटेजेस उनको मिलेंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ साइंस। अब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं। अब मैनेजर्स को क्या करना होता है, ह्यूमंस को मैनेज करना होता है, जो भी मैन पावर होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको मैनेज करना होता है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होंगे वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये एक प्रिंसिपल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हर जगह सेम रहने वाला है। ठीक है, रिजिड है, ये चेंज नहीं होगा। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होते हैं और साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर में अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिविटी क्योंकि यहां पे आपको ऑब्वियसली ह्यूमन के साथ अगेन डील करना है, तो ह्यूमन के सिचुएशंस के हिसाब से और ह्यूमन के बिहेवियर के हिसाब से आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, बट साइंस के प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो हमें अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दीज आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के साथ आपको डील करना है। तो अगर कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो हमें अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करने पड़ेंगे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होंगे, लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल हैं वो चेंज नहीं होते एनवायरनमेंट के साथ, वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द एक्शंस और मैनेजमेंट टेक्निक क्या होते हैं, दीज आर द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश गोल। गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से मेथड और टेक्निक जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, स्टेप्स होते हैं कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उनको आप बोलते हैं मैनेजमेंट टेक्निक। और जो गाइडलाइंस होती हैं, जर्नल एक स्टेटमेंट्स होती हैं, जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जिनको आप डिसीजन मेकिंग में यूज करोगे, वो आपके प्रिंसिपल होते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और जो टेक्निक होती हैं वो कम फ्लेक्सिबल होती हैं। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल एक्शन। मैनेजर्स की जो एक्शन होंगे उसके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो गाइडलाइंस होंगे उनको हम लोग वैल्यू बोलेंगे, लेकिन जो मैनेजरियल एक्शन के लिए गाइडलाइंस होंगी उनको हम लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बोलेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर, लेकिन वैल्यूज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एथिकल। एथिकल मतलब क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके में। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपके होते हैं वो जनरली टेक्निकल होते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो एथिकल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, आप कहीं पे भी चले जाओगे तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वहां अप्लाई होंगे। जर्नल गाइडलाइंस है, डिटेल में वन एक एक करके सबको देखेंगे। देन दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद इनको फॉर्म किया गया है। ये काफी फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं। ये बिहेवियर मेनली बिहेवियरल होते हैं, बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या सिचुएशन होगी तो कौन सा प्रिंसिपल लगाना है, मतलब ये सिचुएशन आएगी तो हमें ये वाला प्रिंसिपल लगाना है, तो दिस इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड फाइनली दीज आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब दीज आर सिचुएशंस, सिचुएशनल होते हैं और सिचुएशंस पे इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली सिचुएशनल एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के याद रखने हैं। तो फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
चाहे कैसे भी बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, कोई पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर टाइप के बिजनेस पे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सेकंड, these are the general guidelines. Management principles are general guidelines to the actions but do not ready-made solution to all managerial problems. सारी मैनेजरियल प्रॉब्लम इनसे सॉल्व हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये गाइडलाइन की तरह एक्ट करती हैं जो मैनेजर्स को लेनी पड़ती है। जब मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। देन अब ऐसे ही कोई प्रिंसिपल तो एकदम हवा में बन नहीं गया होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ होगा, तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड experimentation. The principle of management are formed only after deep and thorough research work. Proper observation and experiments are conducted before developing them. इनको बनाने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च किया होगा, बहुत डीप किसी ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, और जब भी इन प्रिंसिपल्स को डिराइव किया है, एक दिन में प्रिंसिपल निकल के आ गया ऐसा नहीं है। These are formed by the practice and experiments. Okay, these are flexible. Principle of management are flexible and can be modified by the managers according to the situation. They are not rigid. ये rigid statements नहीं है। अगर situation में कोई change आ रहा है, अगर situation कोई ऐसी आ गई है, तो हम इन principles को change भी कर सकते हैं। That's why we are saying that these are flexible because these can be modified according to the situation. According to the situations, you can change them. Okay? अब जब principles हम लोग study करेंगे, तो there we are going to discuss with the situations कि देखो ये situation आ गई तो इसको ऐसे change किया जा सकता है. Likewise, okay? Then they are mainly behavior. Management principles are formed to guide and influence behavior of human beings. Therefore, principles of management are mainly behavioral in nature. अब देखिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमंस को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि मैनेजर होता है उसको एम्प्लॉयज को मैनेज करना होता है, ठीक है, तो यहां पे इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि दे आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। ओके, then cause and effect relationship. Management principles are based on cause and effect. That means ये प्रिंसिपल हमें बताएंगे कि कौन से सिचुएशन में हमें कौन सा प्रिंसिपल लगाना है और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये सिचुएशन आई तो ये काम हम लोग करेंगे, जैसे आग लगी तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट कि ये चीज होगी तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, मतलब ये हमें बताता है कि कौन कौन से सिचुएशंस पे कौन सा प्रिंसिपल लगाना है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, कॉन्टिंजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट or dependent upon the prevailing situation, has to be changed as per the requirement। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल सिचुएशन के हिसाब से हर सिचुएशन में सेम रहेगा, ये सिचुएशंस के हिसाब से इनके अंदर मॉडिफिकेशंस हो सकती है, इनके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो जो ये प्रिंसिपल्स हमें मिले हैं मैनेजमेंट के, ये रिजिड हैं क्या? नहीं, अगर कोई सिचुएशन आएगी तो हम इसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन चेंजमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं दे आर contingent, they can be changed according to the situation। अलग अलग सिचुएशन पे हम इनके अंदर हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं। Got it? So we get to know now what are the importance of principle of management। अगर एक मैनेजर इन गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस बेसिकली मिलने वाले हैं। तो पहली बात तो वो जो मैनेजर होगा अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो वो राइट डिसीजंस ले पाएगा, राइट टाइम पे सही डिसीजंस वो ले पाएगा, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको बहुत इजीली वो टैकल कर पाएगा और डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। मतलब अगर एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो क्लियरली बोले तो वो इनसाइट्स इनटू रियलिटी, मतलब इनसाइट इनटू रियलिटी मतलब सही डिसीजंस होंगे उसके, सही टाइम पे वो सही डिसीजंस ले पाएगा, प्लस वो इतने चेंज्ड एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, नोकिया की तरह पीछे नहीं होगा वो, अगर बिजनेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को भी बहुत इजीली अडॉप्ट कर पाएगा। ओके, सेकंड, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पूरा मैनेजमेंट जो होगा काफी इफेक्टिव होगा, पूरे रिसोर्सेज पूरे तरीके से यूज होंगे, कम कॉस्ट में वो ज्यादा काम कर सकता है और जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होगा उसका मैक्सिमम लेवल पे वो यूज कर सकता है, जिससे वो कॉस्ट कटिंग भी कर सकता है, और इन सब से वो जो बिजनेस होगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफी बेटर होगा, काफी एफिशिएंट होगा। मतलब ये जो मैनेजर है पहले तो इनसाइट्स इनटू रियलिटी मतलब राइट डिसीजन राइट
टाइम पे ले सकता है अगर वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। सेकंड, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन इवन होगा वो सारा काफी इफेक्टिव होगा। ओके, और साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है बच्चों, ये काफी साइंटिफिक तरीके से डेवलप किए गए हैं, काफी मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह, काफी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करके, काफी सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद ये प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपके साइंटिफिक डिसीजन होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके काफी बेटर, रियलिस्टिक, मोर थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल जो डिसीजंस आपके होंगे, और उनके अंदर कोई भी पर्सनल बायसनेस वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। पर्सनल बायसनेस मतलब कई बार देखो मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसीजन ले लेता है, ठीक है, अपने पर्सनल ओपिनियंस के बेस पे, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपके डिसीजंस बच्चों कैसे होंगे? मोर बेटर डिसीजंस होंगे, साइंटिफिक डिसीजन आपके होंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस? जो भी चेंजेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, मैनेजर उनको बहुत इजीली टैकल कर पाएगा, ठीक है। जैसे विद द रैपिड इंक्रीज इन द ऑनलाइन मार्केट, सेलर्स, ऑफलाइन वेंडर्स हैव आल्सो स्टार्टेड सेलिंग देयर गुड्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हो रहा है ना ऐसा? अब जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है तो हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी हम लोग भी ऑनलाइन मोड से स्विच हो रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारे जो बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं, अगर वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, हमारे आसपास जो चेंज आ रहा है, उसको बहुत इजीली वो अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चेंजेस को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर बिजनेस को फुलफिल करनी होती है। तो अगर ये मैनेजर्स अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, और जो भी कमिटमेंट होंगी उनकी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज इन सोसाइटी, उसको वो फुलफिल कर पाएंगे। देन फाइनली, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी ये प्रिंसिपल काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से जो मैनेजर्स हैं वो फ्यूचर मैनेजर्स को डेवलप करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो, जो नीचे इंप्लॉयज है उनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स की हेल्प से मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च वर्क भी कैरी आउट किए जाते हैं। तो बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस हैं देख लेते हैं एक बार क्या क्या। तो मैनेजर्स को इंसाइट्स मिलती हैं इनटू रियलिटी, ठीक है। सेकंड क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, मैनेजर्स के साइंटिफिक डिसीजंस होंगे, ठीक है। देन जो भी चेंज इन्वायरमेंट है उसको हम इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे, मीटिंग द चेंज बिजनेस इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल कर पाएंगे। एंड फाइनली ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी, क्योंकि कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जहां पे आपको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो अगर आप उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हो। कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जहां पे आपको इक्वलिटी से मेन वुमेन को ट्रीट करना है, फेयर रेम्यूनरेशन देनी है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो ये सारी चीजें आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। देन हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, अब एक चीज आप याद रखेंगे, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रिंसिपल्स टेलर ने भी दिए हैं हमें और फ्योल ने भी दिए हैं, हेनरी फ्योल ने भी दिए हैं और टेलर ने भी दिए। लेकिन टेलर के जो प्रिंसिपल है उनको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल। और जो फ्योल के प्रिंसिपल हैं उनको हम नॉर्मली, जो 14 प्रिंसिपल है उनको हम लोग नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्योल जी के प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं, जो हेनरी फ्योल ने हमें प्रिंसिपल्स दिए थे। तो हेनरी फ्योल, यू कैन सी दिस इज द हेनरी फ्योल. Henry Fayol, also known as the father of modern management theory, gave a new perception of the concept of मैनेजमेंट। इन्होंने मैनेजमेंट के कंसेप्ट को एक नया मोड़ दिया था, एक नया फेस दिया था, एक नया परसेप्शन दिया था, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ही वाज बोर्न इन टर्की इन द ईयर 1841, ठीक है। ही वाज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। ही इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ही गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट and these principles are very important, okay। और अगर हम इन principles को follow करते हैं तो we would have many advantages in the organizations. So now let's discuss one by one what are the 14 principles given by Mr. Henry Fayol. So 14 principles, this is division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to the general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, principle of scalar chain, principle of order, equity, stability of tenure, initiative and finally aspirate the corps, ठीक है। ये आपको जनरली तो देखो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास, आप सब जानते हैं, केस स्टडीज आने वाली है। केस स्टडीज में यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच प्रिंसिपल इज रिफर्ड इन दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। सो आपको
अनडाउटेडली नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो नाम तो देखो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक दो बार आप पढ़ोगे, लेक्चर्स को सुनोगे, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मेरे टाइम पे मुझे भी काफी लगता था यार कैसे याद करेंगे इतना, बट थ्रू आउट द ईयर आप जब पढ़ते हो, अपने यूटीज वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हो, देन फिर जो मिड टर्म्स है उनके लिए प्रिपेयर करते हो, देन प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो टिल बोर्ड्स यू विल हैव द एबिलिटी कि आप इनको सारों को रिकॉल कर पाए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको लग रहे होंगे काफी मुश्किल है, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। नाउ लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क। अब देखिए डिविजन ऑफ वर्क क्या होता है। डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि एक अकेला इंसान सारे काम को नहीं कर सकता। वन इंडिविजुअल कैनॉट डू ऑल द वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों को काम देते हैं उनके स्पेशलाइजेशन के, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब द एंटायर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स एंड ईच वर्क शुड बी गिवन टू द पर्सन जो उसको करने में माहिर हो, ठीक है। आप जैसे मान लो कोई सीए है तो उसको सीए से रिलेटेड काम देना है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो उसको कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड काम देना है, किसी के पास रिसेप्शन की स्पेशलाइजेशन है तो उसको रिसेप्शन से रिलेटेड वर्क देना है। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क and instead of assigning to the whole work to one person according to the capability and qualification experience of the person, ठीक है। सारा जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस काम का डिवीजन करो, ना कि आप एक ही वर्कर के ऊपर सारा काम डाल दे। इससे क्या होगा, वो सारा काम नहीं कर पाएगा, ये तो है ना, लाइक सो बर्डन उसको फील होगा। इसलिए वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यूनिट एंड ईच यूनिट शुड बी गिवन टू दैट पर्सन who is capable of doing that, who can do that work। ऐसे नहीं कि भाई तुम ये कर लो तुम ये कर लो, this should not be done, ठीक है। according to the capability and according to the qualification the work must be divided, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। अब एक व्यक्ति जो एक काम को बार बार करता रहेगा तो उसको उस काम में क्या मिल जाएगी, स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, ही विल बी वेरी स्पेशलाइज्ड, ठीक है। तो इससे हमारा एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। वॉयलेशन, अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हो, एक ही इंसान को सारा काम दे देते हो तो क्या होगा, एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी और वर्क का डुप्लीकेशन भी हो सकता है जिससे आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं। तो सर क्या है डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से क्लियर हो रहा है, डिवीजन मतलब बांटना, किसको, वर्क को, और किसके कैसे बांटना, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना वर्क को, ठीक है। हमारे स्कूलों में भी ऐसे ही होता है ना, मैथ्स टीचर अलग, साइंस टीचर अलग, अकाउंटेंसी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, बिजनेस स्टडीज अलग, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम को बांटा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है, वो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, अकाउंट्स भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वो टीचर एक ही चीज बार बार पढ़ाएगा तो उसको क्या आ जाएगी इसमें, स्पेशलाइजेशन। इससे हमारे एडवांटेजेस होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हिच इज डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल? Second principle is authority and responsibility. Now, what is authority and what is responsibility? Look, authority is the right to give command. आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी को ऑर्डर्स दे पाए, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे पाए, आपकी उस पावर को हम लोग बोलेंगे that you have authority, है ना। Authority is the right, or you can say it's a power to give orders, to give instructions. आपके पास वो पावर है कि आप किसी को ऑर्डर दे पाए, you have that authority. What is responsibility? Responsibility is the obligation to do the assigned task या to complete the assigned task। आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आपको जो काम किसी से मिला है आपको वो काम पूरा करना है। तो that is known as responsibility. So now authority means power to take decision and give order. Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. अब according to the fuel कि authority excessive भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अथॉरिटी अगर आप किसी को दे देते हो तो फिर वो चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए और किसी को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यू शुड नॉट हैव। यू शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने किसी को कोई अथॉरिटी दी है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको देनी है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow worker to complete his job on time. आपने बोल दिया कि मिस्टर एक्स मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, आपको 100 यूनिट्स बनानी है, लेकिन आपने मिस्टर एक्स को तो ये पावर ही नहीं दी कि मिस्टर एक्स जाके रॉ मटेरियल परचेज कर ले। तो क्या आपने मिस्टर एक्स को अथॉरिटी दी? आपने मिस्टर एक्स को अथॉरिटी नहीं दी कि वो जाके रॉ मटेरियल परचेज कर ले, लेकिन आपने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है। तो क्या मिस्टर एक्स ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का ही बैलेंस। अगर आपने अथॉरिटी दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो कोई काम की नहीं है। अब जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग जो लीडर्स होते हैं उनको अथॉरिटी दे देते हैं डिसीजन लेने का, साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब भी हमारा जो कंट्री है वो सही तरीके से चल पाता है। अगर हम सिर्फ उनको अथॉरिटी दे दें और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे तो फिर कल को वो अपने मनमानी का हिटलर जैसे काम करने लग जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। और अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन उसके साथ में उसको पावर ही नहीं दी कि वो डिसीजन ले पाए या किसी को कमांड दे पाए, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई काम की नहीं है। अब क्लास मॉनिटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास की पावर ही नहीं है कि वो क्लास में बच्चों को डांट पाए या बच्चों को शांत बिठा पाए, तो क्या वो क्लास मॉनिटर अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द फ्यूल देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन एंड देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स। अगर कोई भी चीज इसमें से बहुत ज्यादा हो गई तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और कोई भी चीज इसमें से बहुत कम हो गई तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वायलेट करते हो इस प्रिंसिपल को, वर्क डिले होंगे, पावर का मिसयूज होगा और वर्कर्स काफी ओवरबर्डन हो जाएंगे। ठीक है, तो यू शुड नॉट वायलेट दिस प्रिंसिपल। देन व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन तो हम सब जानते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, मीटिंग कमिटमेंट्स होते हैं, प्रॉपर पेनल्टीज वगैरह होती हैं। ठीक है, गुड सुपरवाइज सुपीरियर एट ऑल लेवल। तो डिसिप्लिन वी ऑल नो, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ये करो ये मत करो। अगर आप उनको ब्रेक करते हो रूल्स रेगुलेशंस को तो आप पे फाइन पेनल्टी वगैरह भी लग जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। ओके, सो डिसिप्लिन में आपका सिस्टमैटिक वर्क होगा और जो इफिशिएंसी होगी वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। अगर आप इसको वायलेट करते हो, डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन वगैरह होगी, क्योस होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और रिसोर्सेज आपके डिले हो जाएंगे, काम आपका डिले हो जाएगा सही तरीके से। भाई डिसिप्लिन ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में? डिसिप्लिन तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके नॉर्मल लाइफ में हर जगह यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके, सो डिसिप्लिन्ड इज, याद रखेंगे, मीटिंग कमिटमेंट, फेयर एग्रीमेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल रेगुलेशन, पेनल्टीज, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप डिसिप्लिन इज क्लियर। फॉलो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करना। ठीक है, इतना आप एग्जाम में कॉट कर देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड देखिए फटाफट से, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे एक जूनियर या एक सबऑर्डिनेट के पास एक ही बॉस से ऑर्डर आना चाहिए। एक ही टाइम पे अगर एक सबऑर्डिनेट के पास मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर आएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो जाएगी भाई किसकी पहले बात मानूं। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक टाइम पे एक जूनियर के पास एक ही बॉस से ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर होगा तो फिर बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूजन होगी, बहुत ज्यादा क्योस होगी और वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, ही और शी शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, मतलब मल्टीपल बॉसेस से एक बार ऑर्डर मिल रहे हैं, देन ही विल गेट कंफ्यूज्ड and will not be able to understand that whose order must be executed first। अगर एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा बॉसेस से उसको ऑर्डर आने लग गए, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा भाई मैं किसकी बात पहले मानूं। तो ये बोल रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड में ये बोल रहा है कि एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। ये नहीं कि आपको अलग अलग बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इससे हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि किसका काम पहले करूं, और सब कुछ करने के चक्कर में वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट? कंफ्यूजन नहीं होगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, कोई ईगो क्लैश नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही बार ऑर्डर देगा तो ईगो क्लैश नहीं होगा सीनियर्स का कि भाई इसने मेरा काम नहीं किया, इसने मेरा काम नहीं किया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही ऑर्डर दे सकता है, तो ईगो क्लैशेस वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर वायलेशन होगा इस प्रिंसिपल का, कंफ्यूजन होगा, ईगो क्लैशेस होगी, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रहेगा और बेचारा सबऑर्डिनेट फंसता चला जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं किसका काम पहले करूं। ठीक है, तो वो बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मींस वन प्लान। It means all the members and employee of an organization must be directed towards achievement of common goal. It leads to coordination. One boss, ठीक है, one plan. एक प्लान है, उसके लिए कुछ लोग होते हैं और उनका एक ही बॉस होना चाहिए, उनकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि यहां जो 10 लोग हैं उनके अलग अलग अपने अलग अलग कुछ डायरेक्शन से, नहीं, एक टाइम पे एक बॉस एक प्लान के एक ही डायरेक्शन में सब एम्प्लॉयज वर्क करने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वन यूनिट मींस वन प्लान। अब पूरा रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होगा, उसका एक हेड होगा और उन सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हमें सबको उसी गोल पे मूव करना है, वो गोल अचीव करने में हेल्प करनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को वो गोल अचीव करने में हेल्प करनी है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नहीं कि कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां भाग रहा है, कोई यहां भाग रहा है, नहीं, एवरीवन शुड मूव इन वन डायरेक्शन। एक उनका गोल होना चाहिए। और उस देखो यहां पे एक बॉस है
और ये इनके सबऑर्डिनेट्स और इनका देखो एक गोल है, एक ही गोल को अचीव करने के लिए वो वर्क कर रहे हैं। ये नहीं कि इसका अपना अलग गोल है, इसका अपना अलग, इसका अपना अलग, इसका अपना अलग, इसका अलग, ऐसा नहीं। वन बॉस, वन डायरेक्शन एंड वन हेड, ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। अब इससे कोऑर्डिनेशन उनके बीच में मेंटेन रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होंगे, सबके एफर्ट्स एक ही जगह लगेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह एफर्ट्स नहीं लग रहे, एक ही जगह अगर एफर्ट्स लगेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और अगर आप इस प्रिंसिपल का वायलेशन करते हो तो कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाएगी, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे और गोल को अचीव करने में डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में तो वो आपको सिंपल बोल रहा था कि एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि एक कोई यूनिट होती है, डिपार्टमेंट होता है, उनका एक प्लान होना चाहिए और उनका वन बॉस होना चाहिए, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मेन पर्पस क्या है कि कंफ्यूजन्स ना हो और इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके, अदरवाइज मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर मिलेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हो जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या एम है कि सारे जो इंप्लॉयज हैं, एक डिपार्टमेंट के सब इंप्लॉयज का एफर्ट एक ही जगह लगना चाहिए ताकि गोल इजीली अचीव हो सके, जो भी डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके, ठीक है। ये इंप्लॉयज की क्लैरिटी के लिए है कि भाई एक इंप्लॉय को क्लियर हो कि मुझे अभी उसी बॉस का काम करना है, ठीक है। यहां पे जो पूरा यूनिट है पूरा डिपार्टमेंट की क्लैरिटी के लिए, एक एम्प्लॉय की क्लैरिटी के लिए, पूरा डिपार्टमेंट की क्लैरिटी के लिए कि हम सबको एक ही गोल को अचीव करने के लिए वर्क करना है। दिस प्रिंसिपल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इंप्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कंफ्यूजन्स एंड क्योटिक कंडीशंस। इसमें कंफ्यूजन्स वगैरह रिमूव हो जाती हैं और इससे कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी मेंटेन होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ आ गया होगा। वी गेट टू नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Now, subordination of individual interest to the general interest. This is very important. और इस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बार एग्जाम्स में केस स्टडी आती है। यहां सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे अपने कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, मेरे अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है वो भी वहां पे हो सकता है। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि भाई जो एक मैनेजर है उसको ये ट्राई करना चाहिए कि किसी भी इंप्लॉय के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा इंप्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। तो मैनेजर को ट्राई करना चाहिए कि वो इंप्लॉयज को इस तरीके से इंफ्लुएंस करे कि जो इंप्लॉयज हैं वो अपने पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स है, अपने फैमिली इश्यूज, अपने फैमिली मैटर्स, रिलेटेड मैथड, कोई बर्थडे पार्टी, दिस एंड दैट, इन सबको बाद में करें। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत है तो यू शुड गो देयर फर्स्ट, यू शुड कीप योर ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एज अ प्रायोरिटी और अपने पर्सनल जो इश्यूज होंगे, अपने पर्सनल जो आपके काम होंगे उनको यू शुड कीप एट द सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमेशा ऊपर रखना है आपने एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव। मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस वी शुड गिव टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब जिसमें इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि वो अपने फैमिली की बर्थडे पार्टी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए गए हैं, बीच में ऑर्गेनाइजेशन से फोन आ गया कि सर आ जाइए, वो आ गए, तो बताइए कौन सा फॉलो किया? तो कौन सा फॉलो किया उन्होंने? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ज्यादा, पर्सनल काम से ज्यादा प्रेफरेंस किसके काम को दी? ऑर्गेनाइजेशन के काम को ज्यादा प्रेफरेंस दी, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन बहुत इजीली मेंटेन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप अचीव कर पाओगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो तो एम्प्लॉय विल सफर इन लॉन्ग रन, लंबे समय में एम्प्लॉय को सफर करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? देखिए, जब पूरी डिसीजन लेने की पावर कुछ ही लोगों के हाथ में हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की पावर सिर्फ टॉप लेवल के पास या कुछ ही लोगों के हाथ में हो, तो वी यूज्ड टू से दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जहां पर डिसीजन लेने की पावर इक्वली डिवाइडेड हो सब लेवल्स पे, सब लेवल्स पे डिसीजन लेने की पावर अगर इक्वली डिवाइडेड है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसीजन लेने की पावर सिर्फ कुछ ही हाथों में है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। तो अब फ्योल क्या बोलते हैं, ना तो ज्यादा सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर जब होती है टॉप लेवल के, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर का इवनली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर लेवल पे। फ्योल क्या बोलते हैं, कंपनी में ना तो वो ज्यादा पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए
वो ना पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मतलब भाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आप टॉप लेवल को दे दो, और जो नॉर्मल डिसीजंस हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप नीचे वाले लेवल्स को भी दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब दोनों का एक मिक्स होना चाहिए, एक ब्लेंड होना चाहिए दोनों का। ये नहीं कि सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ही या तो सेंट्रलाइज्ड है या बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे फिर इंप्लॉयज को लगेगा यार हम तो बस यहाँ मशीन की तरह काम कर रहे हैं, हमारा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और ज्यादा ही डिसेंट्रलाइज हो गया तो इंप्लॉयज को लगेगा कि हम ही यहाँ के मालिक हैं, तो वो उस अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, काम को हल्का लेने लग जाएंगे, ऐसे सोचेंगे छोड़ो ना यार बाद में करेंगे ये सब। तो ना ही ज्यादा सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट, इससे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जल्दी डिसीजंस आपके होते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो आपके टॉप लेवल के हाथ में होते हैं, तो ज्यादा डिले नहीं होती डिसीजन लेने में। उसके बाद अगर वायलेशन करते हो, अगर पूरे तरीके से सेंट्रलाइज करोगे तो भी काम लेट होगा, अगर पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो फिर आपके यहां काम होगा ही नहीं। तो इसलिए दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन टू पर्सन की रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी ये यहां पे आप लिख सकते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्रिंसिपल है कि जो भी आप कंपनसेशन पे करो अपने एम्प्लॉयज को, जो भी पैसा उनको दो, दैट शुड बी द फेयर वन। ये नहीं कि किसी से आप 16, 14, 15 घंटे काम करा रहे हो उसको 10,000 रुपए दे रहे हो। भाई फेयर पैसा देना है, जो जितना डिजर्व करता है उतने हिसाब से उसको पैसा देना है। और दूसरी चीज, आपको कोई भी ऐसा पार्शियलिटी नहीं करना मेल फीमेल में कि भाई अगर दो जेंडर मेल फीमेल एक ही काम कर रहे हैं, बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली, दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन देना है। नहीं ये नहीं कि ये फीमेल है तो इसको कम दे दो, ये मेल है ज्यादा मेहनत करता है इसको ज्यादा दे दो, ऐसा कुछ प्रेजुडाइज आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन देना है, जो जितना डिजर्व करता है, क्योंकि अगर आप किसी को अनफेयरली पे करोगे तो शॉर्ट रन में तो काम करवा सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो इंसान आपके यहां काम नहीं करेगा, एंड दैट विल बी द exploitation of labor. Exploitation of labor is not a good thing for your organization. इसलिए जो जितना डिजर्व करता है, जो जितनी छुट्टियां डिजर्व करता है उसको उतनी छुट्टियां दीजिए, जो जितना पैसा डिजर्व करता है उसको उतना पैसा दीजिए, किसी की मेहनत का नहीं रखना। ठीक है, तो दैट इज द प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस which should give them at least a reasonable, अब भाई बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अफोर्ड कर पाए, बेसिक अमेनिटीज वो अफोर्ड कर पाए। ठीक है, फूड शेल्टर क्लोथ एटलीस्ट वो अफोर्ड कर पाए, इतना तो पे करो। ऑल द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की भी ध्यान रखो कि भाई कंपनी को भी ज्यादा खर्चा ना हो, ज्यादा कॉस्ट टू द कंपनी भी ना हो, और इंप्लॉयज का भी ध्यान रखो भाई इंप्लॉयज को ज्यादा ही आप अनफेयरली ना पे करो। तो मतलब एक फेयर वेजेस आपको देना है, बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए पॉजिटिव इफेक्ट एम्प्लॉयज से मोटिवेटेड, भाई अगर काम जितना काम कर रहे हो उतना पैसा मिलेगा तो आदमी मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, और एम्प्लॉय उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको फेयर वेजेस नहीं दोगे तो कमिटेड नहीं रहेगा। ठीक है, देन वायलेशन करते हो तो आपके यहाँ इंप्लॉयज का टर्नओवर होगा, टर्नओवर इंप्लॉयज आता रहेगा, नए आते रहेंगे, पुराना जाता रहेगा, नए आते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं आ रहा है नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, क्योंकि आप फेयरली पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, और इंप्लॉयज के अंदर डीमोटिवेशन, डिससैटिस्फैक्शन, काम तो करेंगे अंदर से खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम है यार मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, हमें पैसा हमारी मेहनत का मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की चेन। देखिए आप डी से सी, सी से बी, बी से ए से ई से एफ, एफ से जी, दिस इज द स्केलर चेन। भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कहीं पे भी टॉप लेवल को अगर कुछ बात पहुंचानी है तो एक लेवल फॉलो करो। ये नहीं कि सीधा आप उठाए और सीधा गए टॉप लेवल के पास, सर मेरे को ये दिक्कत आ रही, ऐसा नहीं। आप अपने सुपरवाइजर के पास जाओ, सुपरवाइजर मिडिल वालों के पास जाएगा, मिडिल वाला टॉप वाले के पास जाएगा। ठीक है, मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। इससे आपकी ना ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है, एक फॉर्मल साइड सिस्टम रहता है। अदरवाइज कोई कहीं पे भी जा रहा है, कोई कहीं पे भी बात कर रहा है, कोई सीनियर जूनियर कुछ है ही नहीं, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्केलर चेन मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन किसको जाके बोले, वो उसको जाके वो इसका, ऐसा आपके यहां ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। द फॉर्मल अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। ठीक है, ये अब इसके पास ज्यादा अथॉरिटी, उसकी इसके पास थोड़ी कम अथॉरिटी, इसके पास और थोड़ी कम, ऐसे। तो अथॉरिटी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे फ्लो होती है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फ्यूल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by the managers and the subordinates. सब उसको फॉलो करें। आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप सीधा प्रिंसिपल के पास मत जाओ स्कूल में, अब अपने मॉनिटर के पास जाओ, मॉनिटर क्लास टीचर के पास जाएगा, क्लास टीचर
और हमारे हेडमास्टर होंगे उनके पास जाएगा, या हमारे वाइस प्रिंसिपल के पास जाएगा, वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल के पास जाएगा। ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस फॉलो करनी है। फ्योल ने ये भी बोला है, लेकिन अगर कोई सिचुएशन, अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो गैंग प्लैंक मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी फॉलो हो सकता है, लेकिन कब? जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो वहां पे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, स्केलर चेन को ओवरराइड कर सकते हो। देखो अब मान लो आग लग गई, आपको लगे पता है सीनियर का कैबिन वहां पे है, आग लगी हुई है उनके कैबिन में, तो ये थोड़ी बोलोगे क्या अरे मैं अपने सुपरवाइजर को ढूंढता हूं वो बताएंगे। सिचुएशन भाई देखो इमरजेंसी की सिचुएशन, अगर आप नहीं जाके बताओगे तो उनको हानि होगी, उनको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए जाके बता दो उनको, ठीक है। तो मतलब इमरजेंसी के टाइम पे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हो, और इसी डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। देन पॉजिटिव इफेक्ट, सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, ठीक है, कोई भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर वायलेट करते हो तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे और कोई भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रलम मतलब आयराम गैराम वाला सिस्टम हो जाएगा, कुछ क्लैरिटी यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार केस स्टडीज में आता है। देखिए मैन एंड मटेरियल शुड हैव फिक्स्ड प्लेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में भी होता है ना भाई, आटा एक जगह रखा है, सुई एक जगह रखी है, नमक एक जगह रखा है, हमारा सर्फ का डब्बा एक जगह रखा है, हम उसको रोज रोज चेंज नहीं ना करते, क्योंकि रोज रोज अगर उसको चेंज करेंगे तो कल हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें मालूम ही नहीं कहां मिलेगा। हमारी वार्डरोब एक जगह है, हमारा बेड एक जगह है, वो वही रहता है, ठीक है। तो मैन एंड मटेरियल, ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो मैन और मटेरियल होती है उनकी फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। नहीं तो पता चल रहा है आज यहाँ शिफ्ट कर दिया, कल वहां शिफ्ट कर दिया, परसों वो चीज वहां रखी हुई है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टेपलर है उसकी फिक्स प्लेस नहीं है, कभी कहीं रखा रहता है, कहीं कहीं रखा रहता है, जिसकी वजह से वर्क डिले होते हैं। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होगा? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब मैन एंड मटेरियल की क्या होनी चाहिए? फिक्स प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, जिससे टाइम आपका सेव होगा, रिसोर्सेज आपके सेव होंगे। अकॉर्डिंग टू फ्योल, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज की एक जगह, पीपल हो या मटेरियल हो, मैन हो या मटेरियल हो, दोनों की फिक्स जगह होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कहीं आज इधर है, कहीं कल वहां बैठा है, परसों तीसरी जगह पता ही नहीं चल रहा कहां बैठा है, ठीक है, अगले दिन गए मालूम ही नहीं वो एम्प्लॉय कहां है। तो सबकी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा इसकी वजह से, और सिस्टमैटिक वर्क चलता रहेगा, ठीक है। अगर वायलेट करते हो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और सही तरीके सही टाइम पे सही पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर शुड बी फॉलोड। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मैन इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, मान लो कोई मैन वुमेन है तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वगैरह काइंड ऑफ सिचुएशंस नहीं करनी है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है। इक्विटी रिफर्स टू काइंड ऑफ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय, इट मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ एनी सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। Employees will put their maximum efforts when they are treated with the kindness and justice. सबको अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे तो ही एम्प्लॉय अपना ज्यादा बेटर दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, मोरल उनका इंप्रूव होगा। उसके बाद वायलेशन अगर आप इस प्रिंसिपल का करते हो, एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, अनहेल्दी रिलेशन हो जाएगा सीनियर और जूनियर के बीच में, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या पर्सनल मतलब आपके जहां जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, आपने उनको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं देना है कि पता चला एक हर महीने में आप ट्रांसफर कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो एक जगह बेचारा सेट होगा, मेंटली फिजिकली सेट होगा, जब पता चला आपने तीसरे दिन फिर से उसका ट्रांसफर कर दिया, फिर वो दूसरी जगह जाके सेट होगा, अपना घर लेगा, अपना फैमिली को मैनेज करेगा, आप पता चला आपने तीसरी जगह उसको फिर से ट्रांसफर कर दिया। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं देने, बार बार अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रांसफर देंगे, बहुत जल्दी ट्रांसफर देंगे, तो उनको अपने आप को एडजस्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है ये एम्प्लॉय टर्नओवर, टर्नओवर मतलब इधर से इधर जो शिफ्टिंग होती है ना एम्प्लॉयज की, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, शुड बी मिनिमाइज्ड to maintain organizational efficiency according to Fioll. After appointment, employees should be kept at their position for a minimum fixed tenure. They should have stability of tenure. They should be given reasonable time to show the results. ये नहीं कि एक महीने में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सर, इसको दूसरे ब्रांच में भेज दो, ऐसा नहीं। उनको टाइम दो यार, एडजस्ट होने का टाइम दो, वो थोड़ा टाइम लगाएंगे, करेंगे, काम करेंगे और आपको रिजल्ट्स निकाल के देंगे। बस रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आप जल्दी ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसी चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे इंसान सिर्फ बेचारा एडजस्टमेंट में लगा रहेगा, फिर वो क्या ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ध्यान देगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। अगर वायलेट करते हो रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा एम्प्लॉयज के अंदर, डिससैटिस्फैक्शन, यार फिर से ट्रांसफर कर दिया, यार अभी फिर नई जगह जाना पड़ेगा, ये वाले सिचुएशंस एम्प्लॉयज के अंदर रहेंगी।
अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ना दो। इनिशिएटिव, ठीक है, बदल लेते हैं। इनिशिएटिव के बाद क्या है? एस्पिरेट द कॉर्प्स। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप। अब इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हेनरी फ्यूल जी बोल रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज तुमको भी फर्स्ट स्टेप लेना है, तुम्हें भी अगर लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो आगे आइए और बताइए कि क्या क्या बेटर काम हम ऑर्गेनाइजेशन में कम कर सकते हैं मैनेजर्स को, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इंप्लॉयज की तरफ है, इंप्लॉयज को डायरेक्ट करता है कि इंप्लॉयज के पास अगर कोई बेहतर सजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई बेहतर डिसीजन है, तो इंप्लॉयज को वो शेयर करना चाहिए अपने मैनेजर्स के साथ, ताकि मैनेजर्स उसको सोच सके और अगर कोई बहुत अच्छा डिसीजन है, कुछ बहुत अच्छी सोच है, तो मैनेजमेंट उसको अप्लाई कर सके, ठीक है। तो देखिए, इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इंप्लॉयज को खुद मोटिवेट होकर बोलना चाहिए मैनेजर्स को। इट इज द थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज, देखिए बच्चों, एम्प्लॉयज के लिए है इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी अपना जो भी प्लान वगैरह है उसके हिसाब से कुछ डिसीजन वगैरह बता सके। अ कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, एम्प्लॉय का सजेशन सिस्टम होना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय भी कुछ सजेस्ट कर पाए, अपने आप से कुछ बता पाए कंपनी को कि सर आप, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर अलग अलग क्रिएटिव पावर्स होती हैं। अगर आप एम्प्लॉयज से भी पूछोगे, उनकी भी बातों को भी इंपॉर्टेंस देंगे, तो पता नहीं कौन एम्प्लॉय आपके लिए क्या बेटर चीज बता दे। तो एम्प्लॉयज को भी इंपॉर्टेंस देना है आपने। पॉजिटिव इफेक्ट, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एम्प्लॉयज को बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी, टारगेट टाइम पे अचीव हो जाएंगे। वायलेट करोगे तो एम्प्लॉयज डिमोटिवेट, उनको लगेगा यार हम तो यहां से मशीन है, हमारे तो कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉय भी अपना बेटर रिजल्ट इसलिए नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्या करो, इनिशिएटिव के लिए एम्प्लॉयज से भी सजेशंस लिया करो, ठीक है। वो भी क्या पता आपको क्या बेहतर चीज बता दे। लास्ट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स। एस्पिरेट द कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? देखो, एस्पिरेट मींस यूनिटी, यूनिटी, डे इज कॉर्प्स इज स्ट्रेंथ। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब सबको मिलजुल के अच्छे से, सारे एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, सबको मिलजुल के अच्छे से काम करना चाहिए। आई वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, वी वाली होनी चाहिए। मैं नहीं, हम, नॉट आई, वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ वी, हम सब, ठीक है। जो इंडिविजुअल वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कोऑपरेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, हम सब मिलके करेंगे। मैं अकेला करूंगा शुड बी रिप्लेस्ड विद हम सब मिलके करेंगे, ओके। According to Fuyol, management should promote a team spirit of unity and harmony among the employees. A manager must replace I with we. It gives rise to mutual trust and belongingness as a team member. इससे सबको अच्छा लगेगा, एम्प्लॉयज को भी लगेगा यार हमें बहुत ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो I should be replaced with we, ठीक है। यूनिटी स्ट्रेंथ, मिलजुल के सब काम करेंगे। टीम स्पिरिट होगा, गोल्स इजीली अचीव हो पाएंगे। इसका अगर वायलेट करते हो तो टीम स्पिरिट नहीं होगा। इंडिविजुअलिज्म की वजह से आदमी अकेला अकेला सोचता रहेगा, मैं ही सब कर लूंगा, मैं ही सब कर लूंगा, कुछ भी अचीव नहीं होगा। टीम गोल्स आपके अचीव ही नहीं होंगे। इसलिए स्पिरिट द कॉर्प्स आपको रखना, यूनिटी स्ट्रेंथ आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देन इज मिस्टर टेलर, साइंटिस्ट एफडब्ल्यू टेलर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस scientific principles in the next video. This video is all about the Henry Fuyol principles and the introduction to the principles of management. I hope आपको सारे principles clear होंगे। केस स्टडी सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करिए। जितनी ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी परफेक्शन होगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।